हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में अक्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार पढ़ लिया था, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, और रेखीय ऊष्मीय प्रसार पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आयतनात्मक ऊष्मीय प्रसार, जिसे हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ही बोल सकते हैं इसको, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो इसका मतलब ऐसा प्रसार जो तीनों दिशाओं में होगा, तीनों डायमेंशन में होगा, 3D में होगा। तो अगर मान लीजिएगा हमारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड का बना हुआ कोई बर्तन है, ठोस है, कोई क्यूब भी ले लो चाहे, या लेंथ, ये लेंथ ले ली L, ये ले ली और ये, ठीक है। मान लो इसको L1 L2 L1 L2 L3 तीन लंबाई है। इसका इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल है, फाइनल टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर फाइनल हो गया T फाइनल, ठीक। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा T हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगर अब इसको एक्सपेंशन की बात करें तो उसके प्रसार की बात करें तो उसकी हर एक दिशा में एक्सपेंशन होगा, हर दिशा में इसका प्रसार होगा, लंबाई में हर दिशा में प्रसार होता है ना। तो इस कंसेप्ट को याद भी रखेंगे कि जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में एवरी लीनियर डायमेंशन, हर एक रेखीय विमा में वृद्धि होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हर एक रेखीय लाइन में वृद्धि होती है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसका शुरू का आयतन कितना है? L1 L2 L3। और बेटे बाद का आयतन निकालना, तो बाद का आयतन अगर निकालना है तो बाद का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो लंबाई ये कितनी हो जाएगी? लंबाई L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L2 कितनी हो जाएगी? L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक उस रेखीय लाइन में, है ना। और ये क्या है भाई? L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यानी कि L1 L2 L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब। ये क्या बना? दिस इज V इनिशियल। अब ये इसको हम क्यूब को ओपन कर सकते हैं, 1 प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा T स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा T, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इसके तीनों के फैक्टर कर दिए हमने यहाँ से, है ना। A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ से हमने, और ये हमारे पास खोल करके आ गया। अब इसमें देखो ये अल्फा क्यूब है डेल्टा T, इसमें अल्फा क्यूब भी क्या कर सकते हैं? इसको हम नगण्य मान सकते हैं। नगण्य क्यों? क्योंकि अल्फा स्मॉल क्वांटिटी है, छोटी सी राशि है बिल्कुल, है ना। 10 की पावर -5 में होती है जनरल इसकी वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब तो क्या होंगे? बहुत छोटे हो जाएंगे, और भी छोटे होंगे। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा के जो मान होते हैं 10 की घात -5 -7 -4 इस रेंज में होते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अल्फा क्यूब भी आ गया, अल्फा स्क्वायर भी आ गया। जब भी ऐसा आ गया इसमें अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा, अच्छा ये 1 है, 1 है, 3 अल्फा डेल्टा T इंटू 1, और फिर यहाँ क्या आएगा? 1 अल्फा डेल्टा T का होल स्क्वायर आएगा, ये इंटू 1 क्या आता है ना भाई। A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होता है? A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। 3AB को मिल लेंगे तो ये तो आएगा। तो उसमें A की जगह तो 1 है, B की जगह यह है, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A स्क्वायर मान लो,
यहाँ पे इसका स्क्वायर मान लो इसका b, और 3 इसका स्क्वायर तो इंटू 1, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, नगण्य। ये भी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बेटे, v इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी बच गया, यानी कि v फाइनल। तो इसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे जी, v इनिशियल 1 प्लस गामा, 3 अल्फा का मतलब गामा डेल्टा टी, यानी कि आयतनात्मक प्रसार गुणांक का नियतांक गामा है। गामा बराबर क्या है, 3 अल्फा, जैसे वहाँ पे क्या आता, बीटा बराबर 2 अल्फा आया था। तो गामा बराबर 3 अल्फा, जिसमें गामा को क्या बोलेंगे, आयतनात्मक ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, जिसकी वैल्यू 3 अल्फा के बराबर होती है। तो हमने अल्फा पढ़ा, बीटा पढ़ा, गामा पढ़ा। अल्फा रेखीय वीमा में अगर चेंज हो रहा है तो कब आएगा, और वो होगा ही, हर रेखीय डायमेंशन में होता है, चाहे वो आपके पास 2 डायमेंशन का हो चाहे 3 डायमेंशन का हो। तो वहाँ पे 2 अल्फा आ गया था जिसे हमने बीटा नाम देते हैं, यहाँ पे 3 अल्फा आ गया जिसे हमने गामा नाम दे दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास अल्फा और बीटा और गामा, इनका रेशियो जो होता है वो कितना होगा, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, यानी कि 1:2:3, यह इनका रेशियो होता है। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने कैसे कब क्या मान के चली, ये हम ये सब मान करके चल रहे हैं कि जो पूरा का पूरा पदार्थ है वो एक सम पदार्थ का बना हुआ है, एक जैसे पदार्थ का बना हुआ है ना, यूनिफॉर्म एक समान पदार्थ है। ये सब किसका बना हुआ है, एक समान पदार्थ, एक समान पदार्थ है। इसमें कहीं पे कोई मिक्स नहीं है, कहीं पे कोई और पदार्थ से मिक्स नहीं हो रहा है, एक तरह से एक समान पदार्थ का बना हुआ है। तो इसको मानते हुए हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 3 अल्फा और 2 अल्फा रहती है, ठीक है। तो हमने गामा को डिफाइन किया, जैसे हमने अल्फा को डिफाइन किया था, गामा को किया था, बीटा को किया था, अब गामा को करते हैं। तो गामा क्या बैठेगा, जैसे हमने पढ़ाया कि v फाइनल बराबर v इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यानी कि v फाइनल बराबर v इनिशियल प्लस v इनिशियल गामा डेल्टा टी, v फाइनल माइनस v इनिशियल गामा डेल्टा टी, डेल्टा v कह सकते हैं, तो v इनिशियल गामा डेल्टा टी, आप कह सकते हैं गामा बराबर डेल्टा v अपॉन v इनिशियल डेल्टा टी। तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, ये भी आयतन ये भी आयतन, तो डिग्री सेल्सियस यानी कि पर डिग्री सेल्सियस बच गई यूनिट इसकी, पर डिग्री सेल्सियस। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा खुद बना सकते हैं इस बार। भाई गामा का बराबर मतलब क्या होगा, जब 1 मीटर क्यूब आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो उसके आयतन में वृद्धि को ऊष्मीय आयतनात्मक ऊष्मीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यानी कि दैट इज डेल्टा वी, कब, जब v इनिशियल बराबर 1 मीटर क्यूब एंड डेल्टा टी ताप में वृद्धि कितनी 1 डिग्री सेल्सियस कर दें, तब गामा हम इस परिवर्तन को ही बोलते हैं। और यह हर पदार्थ का अलग अलग होगा, इसलिए क्या है, पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। भाई अगर आपने एक तांबे का पदार्थ ले लिया 1 मीटर क्यूब, और एक आपने आयरन का ले लिया, एक एल्यूमिनियम का ले लिया, उनको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अलग अलग आयतन में वृद्धि होगी। इसका मतलब सबका गामा अलग अलग होता है। ताप में हो सकता है ताप पे निर्भर कर जाए तो ताप पे निर्भर करेगा, ताप के हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, जैसे हमने अल्फा में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तो v फाइनल को हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर ये वाला जो लिखा था इसको इंटीग्रेशन में लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल डेफिनेशन की बात हो रही है तो गामा इक्वल टू डेल्टा वी आ गया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ताप में नहीं, आयतन में
वृद्धि को आयतनात्मक ऊष्मीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी, सबकी परिभाषा हमने ऐसे ही लिखी थी, ठीक है। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि भाई बीटा बराबर 2 अल्फा पढ़ा था, है ना, बीटा बराबर 2 अल्फा पढ़ा। ये तब है, जैसे मान लीजिएगा हमने ये तब पढ़ा था हमने जब हमारे पास ये इस तरह का था, तो इसकी इस लंबाई में भी अल्फा की वृद्धि और इस लंबाई में भी अल्फा की वृद्धि। ये तब था जब ये समान पदार्थ है, बिल्कुल, है ना, ऐसा बोलते हैं जिसकी हर दिशा में वृद्धि समान हो, है ना, जिसमें हर दिशा में समान रूप से प्रसार होता है, उन्हें बोलते हैं समांग पदार्थ। एक तरह से समांग पदार्थ है जिन्हें गर्म करने पर हर तरफ बराबर मात्रा में वृद्धि होती है ना, अल्फा हर तरफ समान हो, बीटा बराबर 2 अल्फा। लेकिन अगर मान लीजिएगा जरूरी नहीं समान पदार्थ हो, अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। अगर समान पदार्थ नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरफ लंबाई में वृद्धि अलग होगी तो अल्फा 1 होगा, इस तरफ लंबाई में वृद्धि अलग होगी तो अल्फा 2 होगा। तो बीटा बराबर फिर हमारा पास हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जिसका हर दिशा में प्रसार समान नहीं है, वो असमांग पदार्थ होते हैं। तो असमांग बोल देगा तो ये, लेकिन ज़्यादातर आपके केस में समांग ही रहेंगे, तो जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं करना। ऐसे ही आपके पास ये जो आयतन है, आयतन के केस में भी क्या कर देंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो गामा बराबर क्या बन जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, या ये भी कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, बीटा प्लस अल्फा 3। तो ये इसकी शायद ही कभी जरूरत पड़े, इसकी शायद ही कभी जरूरत पड़े, बस ये समझने के लिए है कि भाई एक आइसोट्रोपिक पदार्थ बोलते हैं एक तरह से, जिसकी हर दिशा में रेखीय लंबाइयों में परिवर्तन समान हो, समांग पदार्थ एक तरह का। लेकिन मान लो मैंने इसमें यहाँ पे कुछ और पदार्थ मिला दिया, मिश्र धातु बना दी, तो इधर तो कुछ और होगा पदार्थ में प्रसार, इधर कुछ और हो जाएगा, तो उसका मतलब समांग पदार्थ नहीं है, यानी कि वो आइसोट्रोपिक पदार्थ नहीं है, एक तरह से प्योर पदार्थ नहीं है, एक तरह से कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली होगी उसमें। तो ऐसे पदार्थ जिनमें समान रूप से रेखीय वृद्धि होती है, समांग पदार्थ होते हैं, आइसोट्रोपिक पदार्थ होते हैं, और इस तरह के पदार्थ को हम उसमें अल्फा समान होता है पूरे के पूरे वस्तु में। लेकिन अगर अल्फा समान नहीं है तो फिर हमें हर रेखीय दिशा में अलग अलग जोड़ देना होगा उनका अल्फा, और फिर हम उसको सोचो अगर बराबर होते तो 2 अल्फा जाएगा ना, ऐसे ही तीनों बराबर होते तो 3 अल्फा जाता, लेकिन बराबर नहीं है होंगे तो ऐसा करना है। लेकिन 99% केस में हमारे लिए यही चलते हैं, अल्फा बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, क्योंकि जब तक बोला ना जाए तो समांग पदार्थ ही है। ओके, हाँ जी, तो हम इसमें 3 क्वेश्चन है जो कि थर्मल एक्सपेंशन पर बेसिस पर मैंने दिए हुए हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है। इस भुजा ए के वर्ग में से एक ये हिस्सा मैंने खाली करके एक आर त्रिज्या का डिस्क को बाहर निकाल दिया और उसका ताप बढ़ाया। तो ताप बढ़ाने पर सवाल ये है कि जो लंबाई ए है और जो आर है, लंबाई ए बढ़ेगी क्या ये आर भी बढ़ेगा या घटेगा, क्या ये छोटी हो जाएगी ये, क्या ये और फैलेगी, क्या ये ए बढ़ेगा क्या ये घटेगा। तो यानी कि क्या ए बढ़ेगा और आर घटेगा, पहला ऑप्शन सोचो, क्या ए घटेगा और आर बढ़ेगा। सोचो ए तो घटने का मतलब ही नहीं है, तो ताप बढ़ाएंगे तो फैलेगा ही, तो ये तो बढ़ेगा ही, तो ये तो घटने का मतलब है ही नहीं, तो ये तो बढ़ेगा। लेकिन आर पे कैसे सोचेंगे कि आर बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई इसको गर्म करेंगे तो ये अंदर की तरफ फैल करके ये छोटा हो जाएगा। एक्चुअल में एवरी लीनियर डायमेंशन, हर एक रेखीय लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी कि ये जो यहाँ की जो कण है ये भी दूर दूर फैलना चाहेंगे तो ये तो फैलेंगे ही, ये भी फैलेंगे साथ साथ, तो ये लंबाई बढ़ करके यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ये यहाँ से लंबाई बढ़ करके थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि एवरी लीनियर डायमेंशन प्रत्येक रेखीय लंबाई बढ़ती है। ये रेखीय लंबाई भी अभी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और ये भी यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब ये बढ़ेंगी तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ए भी बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा, यानी कि बोथ दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट लगाना, प्रत्येक रेखीय लंबाई में परिवर्तन होता, वृद्धि होती है। क्या कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक रेखीय
लंबाई में वृद्धि होती है। अगर कोई बोले तो ये ए कितनी हो जाएगी, ए फाइनल कितनी हो जाएगी, लो भाई ए फाइनल कितनी हो जाएगी, ए इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा आर कितनी हो जाएगी, आर फाइनल यहाँ तक, आर फाइनल कितनी हो जाएगी, आर फाइनल बढ़ जाएगी तो आर इंटू 1 प्लस कितनी अल्फा डेल्टा टी। बस ये हो जाएगी इसकी लंबाई। इसका क्षेत्रफल पूछ ले, शुरू का क्षेत्रफल कितना था ए स्क्वायर, और फाइनल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। बस ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है कि ए और बी की बात करें। अगर मैं ऑप्शन बनाता हूँ ए, कि ए और बी, ये बढ़ेगी ये घटेगी, ए घटेगी बी बढ़ेगी, सी बोथ इंक्रीज, डी बोथ, दोनों घटेंगी, है ना, दोनों घटेंगी या फिर दोनों बढ़ेंगी। तो क्या ऑप्शन होगा जी, क्या ऑप्शन होगा भाई। तो देखो अभी जैसे मैंने कंसेप्ट बताया कि प्रत्येक रेखीय लंबाई में वृद्धि होती है, तो ये भी बढ़ करके यहाँ हो जाएगी ऐसे, और ये भी बढ़ करके यहाँ हो जाएगी ऐसे। तो ये नहीं कि दोनों बढ़ेंगी, तो दोनों की लंबाइयाँ बढ़ जाएंगी। और अगर बोला जाए कि बताओ भाई ए फाइनल कितनी है, तो ए फाइनल क्या बोलेंगे, ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और बी फाइनल कितनी है, बी फाइनल बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही तो होगा भाई। डिस्क का जो था क्षेत्रफल जो था, हालांकि उसमें से स्क्वायर में से माइनस करेंगे, आप इसको चाहे तो भी इसको लिख दो क्योंकि पूरा निकालना पड़ेगा। ये तो तब था जब डिस्क अगर स्क्वायर प्लेट होती, अगर स्क्वायर प्लेट होती तो स्क्वायर प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाता है ये, लेकिन ये भी तो माइनस करना पड़ता है ना फिर। तो खैर इसकी बात करते हैं अब। इसने पूछा है कि ये गैप बढ़ेगा या घटेगा। ये जो डी है ऑप्शन ए में मान देता हूँ कि डी बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, समान रहेगा, ए बी सी डी, नो नन, कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि जब इसको ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देने पर इसकी लंबाई बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो ये गैप यहाँ पे कम हो जाएगा, ऐसा लगता है। पर ऐसा होता नहीं, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसा हो दिखता है वैसा होना जरूरी नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट अभी समझा कि प्रत्येक रेखीय लंबाई में वृद्धि होती है, प्रत्येक रेखीय लंबाई में वृद्धि होती है ना। तो इसका मतलब ये लंबाई भी बढ़ेगी, ये लंबाई भी बढ़ेगी, ये लंबाई भी बढ़ेगी, ये लंबाई भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, तो ये गैप बढ़ जाएगा। तो ये गैप बढ़ जाएगा और गैप बढ़ने पर ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। तो ये गैप बढ़ेगा। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं। एक होता है तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस। तापीय प्रतिबल के बारे में जानते हैं क्या होता है। तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, तापीय प्रतिबल क्या होता है। इसके लिए आप ये समझ लो जी कि यानी कि जो हमें प्रतिबल का फॉर्मूला पढ़ा है, वो प्रतिबल का फॉर्मूला हमारे किसी बल को लगाने से किसी लंबाई में वृद्धि होती थी तो बल बटे क्षेत्रफल आ जाता था। तो यहाँ पर भी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर लंबाई में वृद्धि किसके कारण होगी, ताप के कारण। तो बस इतना सा अंतर रहेगा। तापीय प्रतिबल में जनरली क्या होता है कि मान लीजिएगा जैसे सर्दियों में जो तार होते हैं वो थोड़े उनको हम ढीला उनको हम थोड़ा टाइट होते हैं, गर्मियों में पिघल करके थोड़े ढीले हो जाते हैं और सर्दियों में वो टाइट हो जाते हैं। इसलिए गर्मियों में पहले इनको लूज रखते हैं तारों को, है ना। तो वैसे अगर किसी दीवार के बीच में मान लो अपने क्या करा, सर्दियों में कोई छड़ ले ली, ये छड़ है कोई भी, हमने दीवारों के बीच में फंसा दिया इसको, हमने ये सर्दी में ले ली, मान लो हमने सर्दियों में ये छड़ ले ली, यानी कि टी इनिशियल ताप ये था।
अब गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा। ये दीवारें हैं, तो जब ये दीवार है तो ये दीवार तो हटने की नहीं अपनी जगह से, लेकिन ये जो छड़ है, इस छड़ के लिए मान लीजिएगा इसका छड़ का अल्फा है और उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इसकी प्रारंभिक लंबाई एल ये थी। तो जब इसका ताप बढ़ेगा, ताप फाइनल आ गया टी, है ना, बढ़ा, तो डेल्टा टी कितना आ गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ताप बढ़ेगा तो इसका मतलब इसकी लंबाई में वृद्धि होना चाहेगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होना चाहेगी। भाई मान लीजिएगा पहले ये लंबाई आपकी एल थी, अब ये लंबाई में वृद्धि होना चाहती है, कब, ये गर्मी में, गर्मी में ये लंबाई में वृद्धि होना चाहती है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिएगा कि पहले ये लंबाई थी ऐसे, ये लंबाई यहाँ से यहाँ होना चाह रही थी, लेकिन इतनी होने ही नहीं दी, किसने, दीवारों ने नहीं होने दी, यानी कि दीवारों ने एक बल लगाया इस पर ऐसा, लेकिन ताप ने तो वृद्धि करना चाह रही थी, ताप की वजह से तो वृद्धि होना चाह रही थी, तो इस बल के कारण इतनी लंबाई में वृद्धि की हो नहीं पाई, तो ये लंबाई L प्लस डेल्टा L कह सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा L हो जाएगी। तो ये थी शुरू की लंबाई जिसको बल ने दबा करके इतना कर दिया, यानी कि ये थी, लेकिन ये लंबाई कितनी होती है, बहुत कम होती है, तो हम इसमें ये वाली भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई जो लंबाई में वृद्धि आई उस समय y जो होता था, y बराबर होता था, मान लो उसका y दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स का प्रत्यास्थता गुणांक y दिया हुआ है ना, तो आप ये भी कह सकते हैं थर्मल स्ट्रेस में कि दीवार द्वारा बल कितना लगेगा, दीवार द्वारा लगाया बल पूछ लेता है कभी भी कितना होगा, दीवार द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। ठीक है, तो ये जो बल लगेगा वो निकालना है, तो वो क्या होता है भाई, F अपॉन ए बटे डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो होता है, तो F अपॉन ए। अब डेल्टा एल किसके कारण हुई होगी ये वाली, ये तो होगी अल्फा डेल्टा टी के कारण, तो डेल्टा एल ही आ गई, अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन, अब यहाँ पे कौन सी लंबाई आती है, प्रारंभिक, इसकी प्रारंभिक लंबाई ये थी, इसे दबा के कितना कर दिया, जब स्ट्रेस में हमने लिया था तो प्रारंभिक लंबाई से कितना दबाया कितना खींचा था, तो प्रारंभिक लंबाई ये दे देते थे, तो प्रारंभिक लंबाई एल प्लस डेल्टा एल लेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम एल प्लस डेल्टा एल को लगभग एल ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये एल ही लिख लेंगे, इसे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सेल ये मर जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा, एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी, समझे इस चीज को, ये जो एल है ये एल कौन सा है, जो शुरू की लंबाई थी उसे दबा दिया, तो शुरू की लंबाई तो ये थी, इसे दबा के यहीं पे रखे गया, इतना ही रहने दिया इसको, एल कोई वही रही एल जितनी होनी थी। ठीक, तो दबा के यहाँ तक लाए तो डेल्टा एल ये हुआ, तो बल तो ये हुआ, फाइनल लंबाई इसके लिए दबाने के बाद ये एल रह गई, लेकिन वो होने नहीं दी, उसने चाहता तो था बट होने नहीं दिया। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, वास्तव में एल कौन सी है, ये एल वास्तव में एल प्लस डेल्टा एल वाली है, जिसमें हमने इसको नेग्लेक्ट करके इसको थोड़ा सा आसान कर दिया, इसको हमने नज़रअंदाज किया, तो अपने को एल से एल कट गया, ये बच गया। यहाँ से वाई एफ बराबर बनता है, जो दीवार से बल लगा होगा यहाँ से एफ, वो बनेगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। इस वाले फॉर्मूले को कहते हैं कि दीवार द्वारा लगाया गया बल, और ये जो है यहाँ पर, ये जो अल्फा, ये जो था डेल्टा एल, यहाँ पर जो अपने पास एफ बाई ए आया, एफ बाई ए, यहाँ से देखो ये क्या हुआ, दीवार द्वारा लगाया बल। ये बल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम ऐसी मशीनों में कुछ चीज़ें लगाते हैं जो कि अलग अलग ताप पर या अलग अलग मौसम में लंबाई उनकी बदल सकती है, तो कितना बल लग रहा होगा पता लग जाएगा, कभी टूट ना जाए तो दीवार द्वारा लगाया गया बल, और सोचो F बराबर ये है वाई ए एल, वही वाई ए अल्फा डेल्टा टी, और F बाई ये क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल तो वाई अल्फा डेल्टा टी, तो इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पर अब हम बोलेंगे क्या, वाई अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा की है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और अल्फा आपको पता ही रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक है, तो ये जो कहलाता है इसको कहते हैं तापीय प्रतिबल, है तो वही फॉर्मूला प्रतिबल का F बटे, लेकिन चूंकि ताप के कारण आ रहा है प्रतिबल, तो उसको बोलते हैं तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल, दैट इज
वाई अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला तापीय प्रतिबल का है जो कि कई बार हमारे काम आता है। ओके, तो इसमें ध्यान रखेंगे, है ना। इसको तापीय प्रतिबल बोला, और अगर जैसे डेल्टा एल बाई एल था, अगर ये ताप के कारण वृद्धि है, ताप के कारण, तो उसको बोलते हैं ऊष्मीय विकृति या तापीय विकृति कह सकते हैं। तापीय, बस नाम बदल गया, ताप के कारण आ रही है लंबाई में वृद्धि, तो उसको तापीय विकृति कह सकते हैं, है ना। चलिए, हमने तापीय प्रतिबल पढ़ा है, तो तापीय प्रतिबल के ऊपर एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि किसी दो दीवारों के बीच में हमने एक छड़ को फिट किया हुआ है, या कोई तार भी ले सकते हैं, कोई छड़ भी हो सकती है, उसको फिट किया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई अगर यहाँ पर ये पूरी टाइट है इसमें, तो अगर हमने ताप को कम कर दिया, ताप को कम कर देगा तो ये सिकुड़ना चाहेगी, तो उसमें एक टेंशन आएगी, एक तनाव आएगा, उसमें बल आएगा, है ना। तो जब उसको ताप 0 होता है तो छड़ में तनाव ज्ञात करें, तनाव बल कितना होगा, तनाव बल बताना है। तो भाई तनाव बल बताने का मतलब ये है कि ये वाला बल बताना है कि वो उसको खींचना चाहेगी ऐसे, तो तनाव बल बताना है ना। तो तनाव बल का मतलब फिर वही है, जैसे हमने बल F की बात की थी तो T लिख दिया, तो T बराबर क्या आएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई दिया हुआ है 2 गुना 10 की घात 11, और ए दिया हुआ है आपको 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर का मतलब हो गया मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 की पावर -3 मीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा दिया हुआ है बेटे 1.2 इंटू 10 की पावर -5, और डेल्टा टी ताप में परिवर्तन कितना 20 - 0, ये आ गया। तो कितना आया भाई 12, ये आ गया 5 दूनी 10, तो ये तो 1 हो गया, 10 की -6 गए तो 10 की पावर 6 5 11 और 10, तो 10 बच गया, यानी कि ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये बचा 1.2, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 इंटू 24, दैट इज व्हाट 240 न्यूटन इसमें तनाव आ जाएगा, 240 न्यूटन का तनाव उसमें आ जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, 2 5 जा 1 आ जाएगा, और 11 6, अच्छा तो 11 हो गया ना, तो उड़ गया, फिर 240 ने 424 न्यूटन आ जाएगा भाई, तो पूरा 6 5 11 और 11 से उड़ गया, तो 24 बचेगा, तो 24 न्यूटन, ठीक है, 24 न्यूटन का इसमें अपना हमारे पास तनाव इसमें आ जाएगा। ओके, हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रसार के कुछ प्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन बहुत सारी हैं कि भाई ताप बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें चेंजेज होती हैं, है ना। कुछ अच्छे एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं द्विधात्विक पट्टी का, है ना। द्विधात्विक पट्टी का पहला क्या है, द्विधात्विक पट्टी का, बाइमेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं, बाइमेटालिक स्ट्रिप। इसमें क्या होता है बाइमेटालिक स्ट्रिप में कि भाई इसमें 2 मेटल से बनी हुई स्ट्रिप होती है, मान लीजिएगा एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें एक मेटल अलग है, मान लो एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है, Cu ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ तरह का ले लिया। तो जब इसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ा देने पर ये जो होती है इसकी लंबाई दोनों की अलग अलग बढ़ेगी, इसका अल्फा अलग होगा, इसका अल्फा अलग होगा, इसका अल्फा अलग होगा, अल्फा 1 मान लो, अल्फा 2 हो गया। तो ये अल्फा अलग अलग होने के कारण इनकी लंबाई में वृद्धि होना चाहती है, लेकिन बीच में से यहाँ पे फोर्स लगता है इनके जॉइंट पर, तो वो उसको बढ़ने नहीं देता दोनों को बराबर, तो उसको मोड़ देता है, ठीक है। तो दोनों इसके दो धातु की बनी होने के कारण इससे क्या फायदा होता है, मान लीजिए बहुत पतली सी 2 धातु ले ली, ये ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली, है ना। अगर मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा ना तो ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी,
ऐसे मुड़ जाएगी। तो सर मुड़ गई, तो मुड़ने से क्या फायदा हुआ? मुड़ने से ये फायदा हुआ कि मान लो यहाँ पे कोई कनेक्शन होता, मान लो कोई कनेक्शन होता है, जैसे प्रेस होती है, प्रेस में लगा होता है ऊष्मा के ताप के कारण उसमें कनेक्शन बनता है और जुड़ता है। कनेक्शन को बनाने में और जोड़ने में हमें इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज होता है। मान लीजिएगा ये दो बायोमेटेलिक स्ट्रिप इसमें जुड़ी हुई है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये थोड़ी मुड़ने लगती है। तो मुड़ने लगती है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्विच है तो उस पर जाकर जुड़ जाएगी और कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन बन जाएगा, ताप बदलेगा, फिर सीधा होना चाहेगी, फिर वो कनेक्शन हट जाएगा। तो कनेक्शन को बनाने और जोड़ने में, बनाने और ब्रेक करने में, तोड़ने में इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। जो इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं जो ताप के ऊपर निर्भर होती है, जैसे प्रेस हो गया या कुछ भी जो ताप की वजह से चलती हैं चीजें, तो प्रेस में तो बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल मिल भी जाएगा, तो मैं टक जैसी बोलता भी आवाज भी आती है कि वो कनेक्शन बना और बिगड़ा, है ना। तो उसी हिसाब से ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज है। क्या यूज हुआ इसका? कि कनेक्शन को बनाने और तोड़ने में, कनेक्शन को, या फिर जो है बायोमेटेलिक स्ट्रिप का क्या है, वैद्युत उपकरणों में ऊष्मा के कारण स्विच की तरह प्रयोग, स्विच की तरह प्रयोग, ठीक है, स्विच की तरह प्रयोग करते हैं इसको। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई अल्फा ऑफ ब्रास जो होता है वो ग्रेटर होता है अल्फा ऑफ स्टील, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके पास ये दो छड़ हैं, एक तरफ तो अल्फा ब्रास है और एक तरफ अल्फा स्टील है, तो ताप बढ़ाने पर इसकी शेप कैसी हो जाएगी? ताप बढ़ाने पर मान लीजिएगा इसकी शेप कैसी हो जाएगी? तो किसका ज़्यादा है? ब्रास का, तो इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ना चाहेगी, इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ना चाहेगी। स्टील की लंबाई कम है तो इसका मतलब इसका अल्फा कम है, तो ये कम बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसा मुड़ जाएगी ताप बढ़ाने पर। और मान लीजिए यहाँ पे कोई कनेक्शन है तो उससे आके जुड़ जाएगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई कनेक्शन बना हुआ है तो उससे जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसका कंसेप्ट बायोमेटेलिक स्ट्रिप का? ताप बढ़ाने पर इसका मुड़ने से मान लीजिएगा यहाँ पे कोई कनेक्शन बना है, वो ना ताप बढ़ जाएगा तो साथ जुड़ जाएगी, तो कनेक्शन बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा तो आगे सर्किट चल जाएगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक सवाल हम कर सकते हैं। मान लीजिएगा हम इसको एक सवाल देखें कि भाई आपसे बोला कि भाई आपके पास ये एक कैसे छड़ है, दो छड़ हैं, इसके लिए अल्फा 1 दिया हुआ, इसके लिए अल्फा 2 दिया, इसकी लंबाई L दे दी और इनके बीच की दूरी है D, थिकनेस बहुत कम है। तो कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर, अच्छा ये भी दे रखा कि कौन ज्यादा कौन कम, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। ताप बढ़ाने पर पट्टी द्वारा बने चाप का की त्रिज्या बताओ, त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा है ये कम है, जाहिर सी बात है ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ने पर चाप बन जाएगा जिसका कहीं केंद्र होगा तो कहीं थीटा भी हो गया, तो इसकी फिर यहाँ पर हमें इसकी रेडियस भी बतानी है, हमें इसकी रेडियस बतानी है कि कितनी त्रिज्या हो जाएगी, कितनी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अब सोचो ताप बढ़ाया, ये लंबाई
L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगी, है ना। ये लंबाई अल्फा 1 और ये वाली लंबाई L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगी। तो ये लंबाई कम होगी ज़्यादा होगी, ये थीटा है, आर हमने यहाँ से ले लिया और भाई ये हमारे पास क्या है, ये डी है, ये हमारे पास डी आ गई, या फिर त्रिज्या आर आ गई। ठीक है, तो थीटा इस वाले के लिए भी इतना ही होगा और उस वाले के लिए भी इतना ही, थीटा दोनों के लिए समान है, तो थीटा निकाल के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो थीटा निकाल के बराबर करते हैं भाई। थीटा क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या बराबर कोण थीटा, ये तो होता है। तो थीटा आपका पहले वाले की बात करें तो थीटा कितना है, आर, और त्रिज्या कितनी है, चाप कितना है भाई, L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन आर, थीटा बराबर ये बैठ जाएगा, बराबर दूसरे केस में L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन आर प्लस डी, ये तो बैठेगा, एल सेल कट जाएगा। आर निकालना था हमें, तो आर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर निकाल लेते हैं, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए कितनी बैठेगी भाई, आर इक्वल टू, इधर से कर लो, आर प्लस डी अपॉन आर बराबर 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा, ये वाला तो कौन सा था, अल्फा 1 था, अल्फा 1 डेल्टा टी अल्फा 2 डेल्टा टी आ गया, इससे कट जाएगा, तो 1 प्लस डी अपॉन आर इक्वल टू कितना आएगा भैया, आ जाएगा अपने पास 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इसको ले जाएंगे 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी की पावर -1, ये यहाँ जाएगा, पावर यहाँ पे अल्फा तो कम होगा तो यहाँ पे ले आएंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये तो बनेगा। ठीक है, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे करेंगे तो अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, कुल मिला के बचा क्या, इसको तो क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ये तो उड़ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये तो बचा, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस डी बाई आर। अच्छा, इस 1 से 1 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या बचा भाई, आर बराबर बचेगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो आर बराबर बचा डी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। इस तरीके से हम इसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसमें ध्यान रखना है कि भाई यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का क्या मतलब है, ये -1 यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि अल्फा 2 डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे माइनस के अल्फा 2 डेल्टा टी आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लिया, जिसकी पावर ज़्यादा होगी अल्फा 1 अल्फा 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो उसका मतलब ये तो खत्म हो गया, नेगलेक्ट हो गया, नगण्य हो गया। अल्फा 1 डेल्टा टी और अल्फा 2 डेल्टा टी में से डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, डेल्टा टी कॉमन लेने पर बचेगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, और इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन आर बराबर ये, तो आर उधर, ये नीचे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसकी त्रिज्या आ गई, क्योंकि हमें डी भी दिया हुआ है, अल्फा 1 अल्फा 2 भी दिया हुआ, और ताप में वृद्धि भी दे रखी है, ताप में वृद्धि डेल्टा टी। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा अनुप्रयोग हम इसका समझते हैं। जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक होता है, या कोई भी पेंडुलम होगा, तो उसके ताप के बढ़ाने पर उसके टाइम पीरियड पर प्रभाव, तो सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक कह सकते हैं, है ना, सरल लोलक के आवर्त काल पर, आवर्त काल पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी इसका प्रयोग ही हुआ एक तरह से। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई मान लो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही होता था टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर ये कोई सिंपल पेंडुलम है,
इसकी लंबाई कितनी है L ले ली, ठीक, ये ले ली। तो मान लीजिएगा किसी ताप T1 पर है, ये क्या है आवर्तकाल, आवर्तकाल, और इसका ताप T इनिशियल से T फाइनल कर दिया, तो डेल्टा T कितना आ गया, T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये क्या है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, इसलिए इसको T डैश लिखा मैंने ताकि आपको इससे आवर्तकाल से कोई T डैश वाला तो टाइम है और ये T वाला ताप में परिवर्तन होगा। तो अब ये कह रहा है कि भाई इसका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बदल जाएगी, तो लंबाई बदल जाएगी तो जो आपके पास नया टाइम पीरियड आएगा, लंबाई बदलने के साथ आएगा, तो नया टाइम पीरियड कितना बनेगा, नया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये जो वायर है इसका अल्फा दे दिया, ठीक, ताप में वृद्धि होगी अपॉन G आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T की पावर 1/2। अगेन इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई ये क्या बन रहा है, अल्फा डेल्टा T बहुत छोटा होगा, 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की बहुत जरूरत पड़ती है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है ना तो इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि जो x होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, लगभग 1 का 10% से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 प्लस nx, यानी कि साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो अल्फा तो पहले ही बहुत छोटा होता है ना, अल्फा तो बहुत छोटा हो गया, ताप में भी मान थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई, अच्छा ये क्या बना, ये बन गया, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ T डबल डैश लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है नए वाले को, तो T डबल डैश, ये T डैश आ गया, T डबल डैश T डैश, तो 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा T, यानी कि T डबल डैश बराबर T डैश इक्वल टू प्लस हाफ अल्फा डेल्टा T इंटू T डैश। ये टाइम है, समय है, और ये ताप है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें अंतर नहीं, सब चेंज नहीं करना। तो ये देखो T डबल डैश माइनस T डैश बराबर हाफ अल्फा डेल्टा T इंटू T डैश। ये क्या हुआ, ताप में परिवर्तन, सॉरी टाइम पीरियड में परिवर्तन, T डेल्टा T डैश मान लिया अपॉन T डैश, उसको नीचे लिया है, तो हाफ अल्फा डेल्टा T। सोचो अगर ये ताप, ये आवर्तकाल में अंतर आ गया, तो आवर्तकाल में अंतर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये अंतर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ताप घट रहा है या बढ़ रहा है ना। अगर मान लो ये अंतर घट गया, तो ये अंतर घटने का मतलब क्या हुआ, यानी कि टाइम पीरियड कम हो गया, तो स्लो वो फास्ट हो गई, फटाफट दौड़ेगी वो, है ना। और अगर ये अंतर बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे चलेगी, स्लो हो जाएगी। तो यानी कि ये आपका जो फर्क पड़ेगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आवर्तकाल में परसेंटेज एरर निकालने की, परसेंटेज एरर कितनी आ गई, तो 1/अल्फा डेल्टा T, सारे में क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज में आ जाएगा ये आंसर सारा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई अगर ताप बढ़ रहा है, अगर ताप बढ़ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो घड़ी है, जो घड़ी होगी, क्लॉक जो होगी अगर फाइनल ताप इनिशियल से कम है, फाइनल ताप ज़्यादा है और ये कम है, तो प्लस आएगा आंसर, मतलब ये टाइम पीरियड बढ़ गया। अगर टाइम ज़्यादा है तो T डबल डैश ग्रेटर देन T डैश हुआ ना, इसका मतलब घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई, धीमी हो गई। उसका उल्टा, यानी कि अपना टाइम पीरियड उसने लूज कर दिया, ठीक। और अगर इसने टाइम T फाइनल लेस देन T इनिशियल है, ताप कम कर दिया, तो जो ताप कम कर देंगे, तो ताप कम कर देने पर ये T डबल डैश भी छोटा होगा T डैश से, तभी तो कम होकर के नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, घड़ी कहेंगे हम, घड़ी तेज हो जाएगी, तेजी से चलेगी, तेजी से चलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे बस, है ना। इस पे एक छोटा सा सवाल देख लेंगे। चलिए, एक सेकंड लोलक है, एक सरल लोलक है।
सरल लोलक है जिसका अल्फा दिया हुआ है, जिसके तार का अल्फा दिया हुआ है, उसका जो तार है उसका अल्फा दिया हुआ है 0.7 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, और इसका टाइम पीरियड आवर्तकाल दे रखा 0.5 सेकंड, है ना, और 25 डिग्री सेल्सियस पर यह सही समय दिखाता है, सही समय दिखाता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिन में कितना समय परिवर्तन होगा, कितना समय परिवर्तन होगा। तो देखो अभी सॉल्व कर लेंगे। सोचो डेल्टा टी डैश बराबर आया था अभी हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू टी डैश। ये एक टाइम पीरियड में चेंज आएगा अगर, तो इतना टाइम में अंतर आ जाएगा उसके, और 30 दिन में कितने, मतलब उसका 30 दिन में कितना बैठेगा 1/2। अल्फा कितना 0.7 इंटू 10 की पावर -6। बेटा ताप में कितना परिवर्तन 35 माइनस 25 यानी कि 10 इंटू टाइम पीरियड कितना 5 सेकंड में, तो इतना अंतर आएगा, 0.5 सेकंड में तो इतना अंतर आ जाएगा। लेकिन कितने दिन तक 30 दिन तक, तो 30 दिन का मतलब क्या होगा, कितने सेकंड 30 गुना एक दिन में कितने घंटे, एक 30 दिन तक तो एक दिन में कितने 24 घंटे, और एक 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कुल मिला के ये बन जाएगा यहाँ पे इतने सेकंड। तो 0.5 सेकंड में तो इतने का अंतर आना था, तो इतने सेकंडों में कितना का अंतर आ जाएगा, इतने सेकंडों में ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 30 इंटू, ये आपको पता ही कितना होता है 86,400 के आसपास। तो सारा का सारा सोल्व कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेने पर आपके पास आ जाएगा लगभग 9.1 सेकंड। तो 30 दिन में इतने सेकंड का अंतर आने लगेगा उसमें। तो इस तरीके से टाइम पीरियड में उसके घड़ी के जो टाइम है उसमें इतना परिवर्तन दिखा देगा ये। ओके, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट अपन जो उसमें प्रसार का अगला अनुप्रयोग देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को किसी फीटे से, किसी माप वाली चीज़ से मापते हैं, यानी कि स्केल, फीटा जो हम मापते हैं ना स्केल से, है ना, मापक यंत्र, मापी, स्टील का स्केल, स्केल मतलब उसको मापक यंत्र, है ना। तो इसमें क्या है कि भाई कुछ केस लेते हैं, मान लो पहला केस लिया, केस फर्स्ट ये है कि मान लीजिएगा हमने कोई स्केल बनाया, ये कोई स्केल है, इसका जो है कुछ भी एक टेम्परेचर होता है, इसे बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर, जिस पर उसे बनाया गया। मान लो क्या उसे बोलते हैं कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, कि भाई इस टेम्परेचर पर बना दिया हमने, इस टेम्परेचर से ज़्यादा या ये कम पे यूज करोगे तो इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो सकता है रीडिंग गलत आ जाए, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड, मानक। एक तरह से हमने उसको मान लिया, मानक ताप पर है ये, स्टैंडर्ड ताप पर कैलिब्रेट कर दिया, इसको मानक ताप पर बना दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ताप पर है ये, तो ये स्केल बना हुआ है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम इस टेम्परेचर से ज़्यादा पे यूज करें या कम पे यूज करें, पहला केस यदि T फाइनल इज ग्रेटर देन TC, अगर हम इसको इससे ज़्यादा पर यूज करेंगे, यदि T फाइनल ग्रेटर देन TC, हमने इसको इस ताप पे यूज करा T फाइनल पर, कितने पर T फाइनल पर, तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, है ना। इसकी लंबाई, अगर उसको हमने लंबाई को
इसकी टी फाइनल ग्रेटर देन टी सी पर गया, तो सवाल क्या है, तो उसकी लंबाई बढ़ गई ना। तो सवाल ये है कि जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, है ना, तो मापी गई लंबाई आंसर बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा, जो हम लंबाई मापेंगे वो पहले से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। भाई मान लो हमने कोई लंबाई मापनी, मान लो मेरे पास कोई लंबाई मापनी थी, मुझे एल मीटर मापनी थी, वही लंबाई को मैं इस ताप पे माप रहा हूँ, तो जो रीडिंग दिखाएगा ये, वो रीडिंग पहले से ज़्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी कम दिखाएगा, तो आंसर ये होगा। और अगर उसका उल्टा टी फाइनल लेस देन टी सी कैलिब्रेटेड, जिस पे बनाया गया था, कैलिब्रेटेड मतलब जिस ताप पर बनाया गया, जिस पर उसे रखते हैं, जिससे कम ज्यादा पे यूज नहीं करना फिर। तो अगर ये कम हो गया तो फिर आंसर क्या आएगा, फिर ए आ जाएगा, ये वाला है, अगर ये वाला है तो। और इसमें आया क्यों भाई, मान लो मेरे को लंबाई मापनी थी ये, मान लो मेरे को लंबाई मापनी थी ये 20 सेंटीमीटर मापनी थी, इससे 20 सेंटीमीटर मापनी थी मान लो, तो यहाँ 20 है, तो अब तो ये 20 यहाँ रहेगा नहीं, तो 20 आगे पहुँच जाएगा, यहाँ तो कोई और आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पर 19 आ जाए, तो जो लंबाई तो उतनी रहेगी, वो लंबाई तो इतनी मापी रखनी है हमारी, जो मापनी है, तो जब यहाँ मापेगा तो 19 दिखाएगा, तो कम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कम आएगी रीडिंग, इसलिए हमने इसकी लंबाई कम मापेगा। और जब उसको छोटा कर देगा वो, और छोटा कर देगा, तो ये 20 वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो उधर से 21 खिसक जाएगा, इधर उसकी लंबाई को 21 दिखाने लगेगा। एक मान लिया हमने कि भाई मान लो 20 की लंबाई थी, तो 20 दिखा रहा था शुरू में, तो इस पर तो दिखाएगा तो 20 ही दिखाएगा, जिस लंबाई को मापना। तो लेकिन अगर ताप को कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ओके, तो अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई स्केल है जिसको हमने टीसी पर रखा हुआ है, लेकिन कोई छड़ है या कोई मापने वाली चीज़ है, इसकी लंबाई है L1, ये भी आपका टीसी पर है। ठीक, तो इसको मापेंगे अगर हम, तो उसको मापने पर जितनी लंबाई है उतनी लंबाई दिखाएगा, कुछ कम ज़्यादा दिखाएगा, तो आंसर है कि सेम लंबाई दिखाएगा। तो पहला, इसमें अगर मैं बोलूँ केस फर्स्ट के बाद केस सेकंड, कि भाई पहला केस सेकंड की बात करें, तो अगर दोनों का ताप समान है, दोनों का ताप समान है, दोनों का ताप समान होने पर जो मापी गई वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू, इसकी लंबाई L1 है ना, ये तो मापना है, ये तो वस्तु है, बॉडी है, और ये क्या है, स्केल है जिससे मापना। मेजर्ड वैल्यू बराबर किसके, L1 के आएगी, यही तो आएगी मापी गई वैल्यू, है ना, मापी गई मान, जिसे हम बोल सकते हैं MB, इसकी रीडिंग L1 के बराबर दिखाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब या तो इसका ताप अलग हो या इसका ताप अलग हो, दोनों का ही अलग हो जाए, दिक्कत तब आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि केस सेकंड में तो कोई टेंशन है नहीं, केस फर्स्ट में हमने ताप को कम ज़्यादा करके देखा तो रीडिंग कम ज़्यादा आनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि रीडिंग आएगी तो कितनी आएगी, कम ज़्यादा तो आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कितनी आनी चाहिए वो देखते हैं। चलो जी, केस थर्ड मान लेते हैं। केस थर्ड में क्या करना है कि भाई हमारे पास ये वस्तु है, ये वस्तु की लंबाई कितनी थी, L1 की, ठीक, इसकी लंबाई, ताप इसका बढ़ा दिया, लेकिन जो अपने पास स्केल है इसकी लंबाई हमने, मतलब इसका जो ताप था वो TC पर रखा, जो कैलिब्रेटेड था, इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये वस्तु का ताप है, इसका अल्फा B लिख लो, इसका अल्फा S लिख लो स्केल के लिए। तो रीडिंग क्या आएगी, तो मापी गई वैल्यू क्या आएगी, मेजर्ड वैल्यू MV, दैट इज मापी गई वैल्यू, मापा गया मान, मापी गई पाठ्यांक, मापा गया मापी गई पाठ्यांक। तो ये पाठ्यांक क्या आएगा, कितना आएगा, मान लो उसको मैं कितना आएगा ये, तो बेटे अगर मैंने इसका ताप बढ़ाया तो इसकी लंबाई L1 तो नहीं रहेगी, इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, जितनी बढ़ जाएगी वही दिखाएगा ये, क्योंकि इसकी तो रीडिंग बिल्कुल सही दिखानी, यानी कितनी दिखाएगी, L1 × 1 प्लस अल्फा किसका, बॉडी का, अल्फा किसका, बॉडी का,
इंटू डेल्टा टी। अल्फा किसका, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी फाइनल माइनस टी सी। टी फाइनल माइनस, पहले टी सी पे थे दोनों, अब टी सी से दोनों पे किस पे लिया है, इसको ताप को बदल दिया, इसका आ गया, है ना। तो भाई इसकी तो लंबाई मान लो, एक्चुअल लंबाई मान लो इसकी 20 सेंटीमीटर ही थी, तो ताप बढ़ने पे वो हो गई 22, तो 22 ही दिखाएगा, और 22 तो इस तरह दिखाई जाएगी एक्चुअल लंबाई से बढ़ करके। ठीक, तो इतनी लंबाई ये बढ़ा करके दिखाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि चलो इसकी लंबाई बढ़ेगी। लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात करें, केस नंबर 4 की, अगर हमारे पास छड़ तो उसी ताप पर है जिस ताप पर स्केल बना था, टीसी पर, कैलिब्रेटेड पर, लेकिन स्केल का ताप बढ़ा दिया इस बार, टी फाइनल, स्केल का ताप, तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई बढ़ गई होगी, तो तब एमवी की वैल्यू क्या आएगी, क्या आंसर आएगा इसका, है ना। इसका टी फाइनल बढ़ा दिया हमने, तो बताइए उसके बाद क्या आंसर आना चाहिए। तो देखें क्या आना चाहिए भाई, इसकी लंबाई तो कितनी थी, L1 थी, लेकिन जब ये मापेगा तो ये आंसर जो देगा वो क्या मापेगा और क्या इसकी एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए वो देखनी है। तो क्या करो, जैसे इसको समझने के लिए समझ लो कि भाई मान लो ये इसकी लंबाई बढ़ गई, इसकी लंबाई यहाँ से यह आ गई, तो अगर मैं कहूँ कि भाई टी सी पर ये स्केल ऐसा था, मान लो टी सी पर ये था, तो ये जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पर, इसकी जो रीडिंग दिखा रहा है सपोज 1.8 दिखा रहा, मान लो ये जो है 2 सेंटीमीटर था इसका यहाँ पर, ये 1.8, यानी कि अगर ये इस ताप से पहले पर होता तो ये 1.8 यहाँ से थोड़ा पहले होता, और यहाँ पे मान लो 2 होता, मान लो ये 1.8 लिया तो ये 2 होता स्केल पर, तो ताप बढ़ने पे तो 1.8 यहाँ पहुँच गया, तो ये रीडिंग दिखा रहा है मान लो 1.8, तो ये तो 1.8 दिखा रहा है, तो इतनी लंबाई बढ़ा करके दिखा रहा ना, इतनी लंबाई बढ़ गई, किसकी बढ़ी है, स्केल की, ये वाला पॉइंट यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुँच गया, तो उसकी स्केल की लंबाई इतनी बढ़ गई डेल्टा एल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी इसने लंबाई मापी वो कौन सी मापी, ये तो है इसकी मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू तो ये है। अब जितनी भी ये मापेगा उस मेजर्ड वैल्यू से हम इसकी ट्रू रीडिंग निकाल लेंगे, वास्तविक लंबाई निकालें, अगर वास्तविक लंबाई निकालें, जैसे कि L1 है तो वो किसके बराबर आएगी, ये लंबाई बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई, तो ये इतनी लेंथ आ गई, इसको मापे तो इनके वास्तव में इतनी थी, तो एक्चुअल में ये इतनी थी जो कि ये दिखा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू जितनी भी आई माप करके इनटू 1 प्लस अल्फा किसका, स्केल का, स्केल इंटू डेल्टा टी, स्केल का अल्फा। तो भाई इसमें यानी कि ये 1.8 यही तो थी अपनी मेजर्ड वैल्यू, ये 1.8 तो दिखा रहा, इस 1.8 प्लस डेल्टा एल, 1.8 ये प्लस डेल्टा एल, तो 1.8 मैंने ये समझाया कि भाई ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, यानी कि वास्तव में यहाँ है ट्रू रीडिंग में। और जब जो टी सी वाले स्केल पर जब ये स्केल बढ़ करके इतना बड़ा हो गया तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचा है, तो लंबाई तो बढ़ गई ना, तो शुरू में तो 1.8 आएगा यहाँ, इसमें इतनी लंबाई बढ़ गई, वो यहाँ पर जुड़ जाएगी, इसमें यहाँ पर वो जुड़ करके जो यहाँ पर आएगी वही L1 होगी, है ना, यही तो आएगी अपनी मेजर्ड वैल्यू। तो 1.8 दिखा रहा जो है वो ये आएगी, ये 1.8 एक्चुअल में पहले बढ़ने से पहले ही था, वो बढ़ने के बाद फाइनली आ गया, यानी कि L1 का आंसर ये आएगा जो L1 आ रहा था वहाँ से, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करा ही नहीं। L1 की वास्तविक रीडिंग, वास्तविक लेंथ ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक और केस इसमें देखते हैं, केस फिफ्थ में क्या कर रहे हैं कि दोनों का ताप बढ़ा दो भाई, दोनों का ताप बढ़ा दो, वस्तु की जो लंबाई थी L1 थी, लेकिन इसका भी ताप बढ़ाया और इसका भी ताप बढ़ा दिया, T फाइनल, दोनों T फाइनल पर है, ठीक है। जब दोनों T फाइनल पर है तो ये लंबाई तो पहले ही बढ़ गई, L डैश मान लो उसको, तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा बॉडी डेल्टा टी क्या जाएगी, और
इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, ये वाली, ये आ जाएगी बढ़कर के, मान लो L डबल डैश लिख दिया, तो जितनी भी इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी इस पर मापेंगे इसको। तो ये इस पर तो हम क्या कर रहे हैं, चलो इसकी तो लंबाई बढ़ेगी, इस पर तो हम इसको माप रहे हैं, अब मापेंगे तो ये आएगी, उसका ताप बढ़ गया, ताप बढ़ गया तो मतलब ये वाला केस बन गया। इसके लिए अब लंबाई L डैश होगी जहाँ L1 थी, इसकी लंबाई L डैश होगी जहाँ L1 थी। तो यानी कि जो वास्तविक रीडिंग आएगी इस केस में, वास्तविक रीडिंग या पाठ्यांक, वो क्या बैठेगा, ध्यान से समझ लेंगे इसको। उस हिसाब से देखो, मेजर्ड वैल्यू इनटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। अब यहां मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, मेजर किसको करेगा ये, यहां पर मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, और वास्तविक रीडिंग क्या आनी चाहिए, वास्तविक रीडिंग क्या आएगी, L1 1 प्लस अल्फा बॉडी डेल्टा टी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, तो 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। ठीक, अब मेजर्ड वैल्यू की बात करें, अगर मेजर्ड वैल्यू जो हो जाएगी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा बॉडी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा बॉडी डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी की पावर -1, -1 यहाँ आ जाएगा, छोटा है, तो क्या आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। चाहो तो ये रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, लेकिन थोड़ा सा आसान बना देते हैं इसको, 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई वाला तो टर्म उड़ जाएंगे, तो फाइनली ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा एस माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। जो उच्च ताप, जो अल्फा बी अल्फा एस वाले टर्म है वो छोड़ देंगे, है ना, तो ये बच जाएगा। तो आप इसको रट सकते हैं कि भाई 1 प्लस अल्फा एस, और बाहर ये L1 भी है, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा एस माइनस अल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है, चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो, इस चीज को इसमें भी लिख सकते हैं, एम वी बराबर L1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, तो L1 बराबर ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, भैया माइनस हो जाएगा ना, जिसकी पावर 1 है, और 1 आएगा तो ऊपर जाकर 1 आएगा, 1 यहाँ -1 हो जाएगा, -1 यहाँ जाएगा। तो ये रटने का तरीका नहीं बल्कि समझने की चीज़ है कि अच्छा कैसे कैसे मापना है। तो वहाँ पे भी मेजर्ड वैल्यू से निकाल सकते हैं, यहाँ पे मापी गई वैल्यू से निकाल सकते हैं कि दोनों का अल्फा घटा दो और इंटू डेल्टा टी प्रारंभिक से। ठीक, लेकिन तरीका यह है, किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं इस चीज़ को कि माइनस कर दिया, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं लिखना, उसको तरीका है, ये प्रॉपर मेथड है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर ताप, अगर इसका अल्फा एस ज़्यादा है, यहाँ देखो ध्यान से, अगर अल्फा एस ज़्यादा होगा, मान लीजिएगा अल्फा एस ग्रेटर देन अल्फा बी है, ठीक, इस वाले केस में देख लिया, अगर अल्फा एस ग्रेटर देन अल्फा बी है तो पॉजिटिव आएगा, तो L1 की जो रीडिंग आएगी, तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी L1 से, और अगर अल्फा एस लेस होगा अल्फा बी से तो मेजर्ड वैल्यू आएगी ग्रेटर देन L1 से। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका ज़्यादा है, मतलब रीडिंग मापी गई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा आएगी, वो इस पर डिपेंड करेगा। और सोचो अगर इनके अल्फा बराबर कर दूं तो मेजर्ड वैल्यू तो अल्फा 1 के बराबर ही आएगी, फिर तो बराबर आएगा। सोचो अल्फा एस बराबर अल्फा बी कर दूं तो मेजर्ड वैल्यू तो किसके बराबर आएगी, एक्चुअल के, जितनी थी उसकी L1 के बराबर आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जब हमारे पास स्केल वाले क्वेश्चन आएंगे, स्केल वाले क्वेश्चनों में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसका ताप बदल रहा है, किसका ताप उसके मानक ताप के बराबर ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसी के अल्फा के अकॉर्डिंग उसमें फिर हमें देखना है कि क्या उसकी मापी गई वैल्यू है और क्या उसकी ट्रू वैल्यू है। बहुत ध्यान से समझने के बाद आप इन्हें क्वेश्चन को करेंगे तो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।